Hi NEET aspirants, कैसे आप सब? Welcome back to my channel. 1 week is left and this is the part 2 of most expected questions of physical chemistry. इस वीडियो में हम क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज करने वाले हैं विद देयर क्वेश्चंस. ठीक है, जल्दी से पेन पेपर ले आओ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपने पार्ट 2 ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, 30 to 35 मिनट्स में कवर कर देंगे और ये वाले चैप्टर कवर करूंगी बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का है बट वो हमारे पार्ट 1 में रह गया था, इसलिए इस वीडियो में कवर कर लेते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग विद थर्मोडायनेमिक्स ओनली. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अबाउट द वर्क डन रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोसेस. अब इसमें यहाँ पे जो गिवन है वो हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हो जाता है कि डेल्टा टी जो है ना वो 0 है, मतलब टेम्परेचर क्या रह गया है, कांस्टेंट रह गया है. तो आइसोथर्मल प्लस रिवर्सिबल एक्सपेंशन. अब तुम देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है. अगर सिस्टम वर्क करता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव, राइट. अब आइडियल गैस कंडीशन है तो इस केस में जो P एक्सटर्नल होता है ना वो P के बराबर है, दैट इज nRT/V. तो बस वर्क डन के फॉर्मूले में लगा दो, इट इज माइनस V1 V फाइनल और V इनिशियल कुछ भी लिख सकते हैं, nRT/V dV. और जब हम वर्क डन को सॉल्व करते हैं तो वो आता है माइनस nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल. तो फर्स्ट पार्ट का हो जाता है अपना. सेकेंड, फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन के केस में P एक्सटर्नल क्या होता है, 0. फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम कंडीशन है, कोई बाहर का कोई प्रेशर है ही नहीं, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0. तो सेकेंड का ऑप्शन है अपना, सेकेंड का ऑप्शन है फर्स्ट. थर्ड, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है. अब इरिवर्सिबल में क्या होता है, जो P एक्सटर्नल होता है ना वो होता है कांस्टेंट, वो चेंज हो नहीं सकता है, तो उसमें कोई हम फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, सिंपल लिखेंगे माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल. अब देखो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दूसरी वैल्यू भी माइनस दे रखी है, ऑल दो C का हो गया थर्ड, हाँ D. अब इरिवर्सिबल कंप्रेशन है, अगर कंप्रेशन है तो किस पे कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम पे, और सिस्टम पे जब भी काम होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आते हैं. होना क्या चाहिए, P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल. पर फॉर्मूले में देखो उल्टा करके लिखा हुआ है जानबूझ के, तो क्या होगा, अगर मैं V माइनस को पहले लिखूंगी तो मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना. V माइनस V फाइनल एक ही तो बात है, करेक्ट. तो ऑप्शन क्या हो गया, A का 2, B का फर्स्ट, C का 3 एंड D का 4. तो C is the correct option. चलिए, at certain temperature during a process 500 joule is absorbed by the system. अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो हमारी हीट जो होती है वो पॉजिटिव में आती है, मतलब हम 500 प्लस लिखेंगे. एंड वर्क फॉर 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम. अगर सिस्टम ने काम करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो हम माइनस 200 लिखेंगे. देन चेंज द इंटरनल एनर्जी. बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W. केमिस्ट्री वाला फर्स्ट लॉ थोड़ा सा अलग होता है फिजिक्स वाले से. तो ये हो गया अपना 500 माइनस 200 300. कितना इजी क्वेश्चन है देखो. Next, hydration energy of K plus and Cl are minus x minus y respectively. If the lattice energy of KCl is minus z kilojoule, heat of solution. अब देखो डेल्टा H solution जो होता है ना, that is equals to what? It is equals to lattice energy plus hydration energy. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कटायन और अनायन दोनों देखिए, तो इट इज लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ K प्लस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस. सॉल्यूशन में हमारे पास हमेशा यही प्रोसेस रहता है. तो डेल्टा H ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब Z माइनस एक्स माइनस वाई, करेक्ट. या हम इसको लिख सकते हैं Z माइनस एक्स प्लस वाई. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. हाइड्रेशन एनर्जी है, मतलब मैंने KCl को किस में डिसॉल्व किया है, पानी में डाला है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, K प्लस प्लस Cl आयन, एक्वस चेंज फॉर्म में हो गया है, आयनाइज हो गया है, राइट. तो इसी एंथैल्पी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. सो सी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. अच्छा पहले तो बता दो एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब करी है सिस्टम ने. अगर हीट एब्जॉर्ब की है तो QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. तो ऑप्शन ए तो अपना नहीं है. डेल्टा RH, ऑफ कोर्स ही बात है, एंथैल्पी डेल्टा H की क्या होती है, वो भी पॉजिटिव होती है. तो बी करेक्ट है, सी रॉन्ग है, डी करेक्ट है. तो बी एंड डी आर द करेक्ट वन. एंडोथर्मिक में है, एक्सोथर्मिक में बता दो.
एक्सोथर्मिक में क्यूपी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच भी अपना क्या होगा, नेगेटिव, राइट। 1 mole of an ideal gas expands isothermally and reversibly from 10 decimeter cube। अच्छा डेसीमीटर क्यूब पता क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली तुम ये मान लो ये लीटर की यूनिट है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, मतलब एन की वैल्यू 1 है, एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0। जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे लिखा करो जब भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने हैं। हमें डेल्टा यू क्यू एंड वर्क डन निकलना है। अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू क्या होता है, वो होता है सीवी डेल्टा टी। तो ये 0 तो डेल्टा यू भी तो 0 हो गया। अच्छा सारे में ऑप्शन में 0 है, ओहो आगे बढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ ओके, तो डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो अब बेसिकली क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, दोनों का जो साइन होगा वो उल्टा होगा। अरे तो बी तो नहीं है, डेफिनेटली बी तो नहीं है क्योंकि इसमें दोनों में साइन सेम है। अब ए सी एंड डी में देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। वर्क डन निकाल दो, रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, अभी हमने निकाला था माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, -1 आर की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर कितना है 300, एल एन 10 20/10 तो हो गया ln 2। अगर इसको हम लॉग में भी कन्वर्ट करें तो 8.3 इंटू 2.3 इंटू 300 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3। तो नियर बाय जो वर्क डन आता है ना वो आएगा -1.718 किलो जूल, -1.78 किलो जूल, करेक्ट। तो -1.78 किलो जूल हमारा क्या आएगा, सी एंड डी देखो दोनों, सी एंड डी दोनों में ऑप्शन में उल्टा है। अच्छा 17 तो नहीं हो सकती है, हाँ 17 ही है, -1.78 किलो जूल है वर्क डन, और क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू विल बी +1.718 किलो जूल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सेव हो रहा है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जल्दी से जाके देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मूविंग ऑन, अपने 6 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और इट सेज कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्शन अपनी क्या है, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी है, और उन सब की कॉन्सेंट्रेशन है 2 3 10 एंड 6। तो बेसिकली के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो चलो के इक्विलिब्रियम को सॉल्व कर लेते हैं। सी डी 10 इंटू 6 2 इंटू 3, ये कटा 3 3 3, तो के इक्विलिब्रियम तो भाई सीधा सीधा अपना क्या आ चुका है, 10 आ चुका है, राइट। और पूछ क्या रहे हैं, देर आस्किंग डेल्टा जी नॉट। अरे डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो -2.303 इंटू आर कितना दे रखा है, अच्छा कैलोरी में निकालना है, सिंपल है, टेम्परेचर 300 है, एंड log 10, भाई log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये तो चलो भाई 1 हो गया, 1 हो गया, -2.303 इंटू 600, तो 6 3 जा क्या 18 1 6 18, ठीक है, 1 6 8 कुछ 13 के आसपास आएगा ना, 0 0 2.303 तो 13.1381.8, that to -1381.8, बी इज द आंसर। फॉर्मूला याद रखना डेल्टा जी का, करेक्ट। चलिए सॉल्यूशंस पे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। पहले तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना वो मार्क करो जो पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट बताना है। फॉर वाटर मैग्नीट्यूड ऑफ केबी इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ केएफ। नहीं भाई, केबी की वाटर की वैल्यू जो होती है, केबी ऑफ वाटर इज 0.512 और केएफ ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है वो 1.86 है, तो वो बोल रहा है केबी इज मोर देन, नो नो नो, केएफ इज मोर देन। चलो भाई यही हमारा गलत है, ए इनकरेक्ट है। Elevation in boiling point of water when non-volatile solute is added to its larger in magnitude than its is added to it is larger in magnitude than its depression in freezing point. No, actually क्या है कि KF अगर greater than KB है तो definitely delta TF will be greater than delta TB,
अगर हम मतलब माने कि इक्विमोलर कंडीशन है ना, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, लार्जर नहीं है, कम होता है, तो ये भी रॉन्ग आ गया, इनकरेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रेफर्ड ओवर एनी अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड मॉल। दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द ओनली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, तो सही तो करेक्ट है। तो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ए और बी बचा है अपना। डी भी देख, डाइमराइजेशन फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, डाइमराइज्ड फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ये तो नहीं है, ऐसे कैसे डाइमराइज कर रहे हैं। रिंग होता है और अपना COH है ना, तो वो ऐसे हाइड्रोजन के साथ इधर करता है, ठीक है, और यहाँ ऐसे कुछ फॉर्म होता है। हम्म, हाँ एग्जैक्टली exactly. और ठीक है, कुछ थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया है दिस यहाँ पे। हाँ होता डबल बॉन्ड है, ये तो सिंगल से हो रहा है ना, मतलब पूरा एक सॉरी रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो इट्स लाइक OH डबल बॉन्ड HOC डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अपना रिंग, तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर नॉट दिस। तो ऑप्शन ए बी डी सारे इनकरेक्ट है हमारे, नॉट करेक्ट। Mixture of chloroform and acetone form a solution with negative deviation from Raoult's law due to, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। यस, C डबल बॉन्ड O CH3 नेगेटिव डेविएशन क्यों दिखा रहा होगा कि जो एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है खुद में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड फेज से वेपर फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, वेपर फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम लग रहा है, वेपर प्रेशर कम लग रहा है तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल पॉइंट है, अगर इंट्रैक्शन बिटवीन लेट्स से ए एंड बी बढ़ेगा तो लेस चांस टू मूव इन वेपर्स, करेक्ट, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो किस तरह का शो होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो आई थिंक मेरे इस पूरे फ्लो चार्ट में आप लोगों के लिए आंसर है। वो कह रहा है कि इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट, बिल्कुल भी नहीं, एस्केपिंग तो कम हो रही है, वेपर में कम जा रहा है वो। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, दिस इज करेक्ट। एक बार सी भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल देन दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म, नहीं, ये तब होता है जब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है कि एक में जैसे अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं उस केस में AA इंट्रैक्शन एंड BB इंट्रैक्शन आर मोर देन AB इंट्रैक्शन, दैट्स व्हाई ये ब्रेक करता है एक दूसरे को, वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर कन्वर्ट होते ही वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स इसका बिल्कुल आंसर नहीं है, तो करेक्ट तो अपना बी ही है। मूविंग ऑन, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ चुका है। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड इज देयर, 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF KF इनटू M, डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन हो रहा है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो मतलब TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू KF इनटू M। TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उसका ज्यादा है ना, और TF जो होता है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। देखो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट में ही जाती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। बस अब तो हमें फॉर्मूला निकालना क्या है, KA निकालना है, ओके। ये तो डिसोसिएशन पूछ लिया यार, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अज्यूमिंग मोलैरिटी एंड मोलैरिटी विल हैव सेम वैल्यू, ओह माय गॉड। चलो भाई, मास दे रखा है, तो हम सबसे पहले डेल्टा KF की वैल्यू दे रखी है 1.86, 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड है, 78 है, 500 ग्राम हो गया ऑफ सॉल्वेंट, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज 1 डिग्री सेल्सियस, ये तो आ गया।
n हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 और जीरो, और ये हो गया अपना व्हाट 2। तो बेसिकली अगर फ्लोरोएसिडिक एसिड है तो आई निकालना ही पड़ेगा ना, कुछ और तो है ही नहीं, बचा ही नहीं, आई निकालना है। अरे आई तो निकालना पड़ेगा, सारी तो वैल्यू हमने रख दी। आई है ना इसमें, एबनॉर्मल फैक्टर है ये, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि हरी वैल्यू तो दे रखी है। तो ये हो गया अपना 1 डिग्री आई, के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कितने हैं, 0.25 है। तो 0.25 अपॉन 500 इंटू 1000, ये कैंसिल, 0.5 हो जाता है, 0.5। तो आई की वैल्यू अप्रॉक्स आ जाती है 1.075। ये मैंने कैलकुलेट की हुई है, तुम निकाल सकते हो, मेरे पास टाइम कम है। अब फ्लोरो एसिटिक एसिड मतलब एक तरह से कोई वीक एसिड ही है, वीक एसिड है, और वीक एसिड क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेक होता नहीं है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो कम ही होगा। आई की वैल्यू क्या है, 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई, तो इट इज 1.075 माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.075। अब ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे क्योंकि हमें के ए निकालना है, ये डिग्री वो है ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ऑस्वाल्ड के हिसाब से के ए अपना होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा हमने 0.075 निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.075 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.75। तो के ए की वैल्यू जो नियर बाय आती है 3 इंटू 10⁻³ आती है। सो इट्स लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ अपना आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁻³ इज द करेक्ट आंसर। हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट बेसिकली किसके बारे में बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड अंडर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि अगर के एच वैल्यू है ना, वो के एच वैल्यू जो होती है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा के एच वैल्यू होगा उतनी कम हमारी गैसेस की सॉल्युबिलिटी होगी। तो ए का जैसे 145 है, सेकेंड का 2 इंटू 10⁻⁵ है, और थर्ड का 35 किलो बार है। तो सबसे ज्यादा के एच वैल्यू क्या है, ए का, तो लीस्ट हो जाएगा, ए विल बी लीस्ट। और फिर उससे पहले क्या है 35, तो बी, बी हो जाएगा, नहीं एक मिनट, बी की 2 इंटू 10⁻⁵ है, तो ये तो सबसे कम होगा, हाँ 35 वाला हो जाएगा ना, तो 35 वाला तो सी है, फिर बी। Higher the KH value, lesser will be the solubility. और Henry law is about the solubility of gases in liquid at constant pressure, constant temperature. Pressure increase करने से solubility of gases बढ़ता है। The okay, BCA सही है ना, हाँ। The mixture that forms boiling azeotrophs. अच्छा, maximum boiling azeotrophs वो azeotrophs होते हैं जिनका लिक्विड फेज एंड वेपर फेज में जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है या मोलर रेशियो रहता है वो सेम रहता है, एंड इट इज शोन बाय नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इथेनॉल वाटर तो पॉजिटिव दिखाने वाले हैं, हेप्टेन ऑक्टेन आइडियल सोल्यूशन है, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड भी हमारे पॉजिटिव है, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, यस बिकॉज इट विल शो व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेगेटिव देखो ना, इथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, ठीक है, इनमें देर इज नो इंट्रैक्शन अल्कोहल और वाटर में। एसीटोन हेप्टेन ऑक्टेन आइडियल कंडीशन है, और एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड भी पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं। वाटर में इंट्रैक्शन होने लग जाती है किसके साथ, एच बॉन्डिंग के साथ, ठीक है।
जिसकी वजह से पार्टिकल वेपर में नहीं जा पाते हैं, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मास ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन लिक्विड सोल्यूट इज, हमें कैलकुलेट करना है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑक्टेन प्रोड्यूसेस वेपर प्रेशर टू 75%। अब वो होता है P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिख सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि 75% रिड्यूस हो गया है, तो 75% मतलब 75/100। वेट हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट 50 है और साथ में 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 114 अपॉन 114 ही ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास भी होता है। ऑक्टेन क्या है? C8 H18। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या है? 114 ही आता है, तो ये तो 1 हो गया। तो 75% कितना हो गया? 3/4 इक्वल्स टू W अपॉन 50 अपॉन W अपॉन 50 प्लस 1। तो W अराउंड एंड अराउंड कितना हो जाएगा? 3W अपॉन 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 4W अपॉन 50। कैंसिल, 3W दे जाएगा। वेट, डिड आई मेड एनी मिस्टेक? कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। $50 होना चाहिए था, गड़बड़ वहां पे करी है। हम्म 150 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाँ 150 ग्राम। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। केमिकल काइनेटिक्स। आई होप वीडियो चल रहा है बढ़िया तरीके से। हाँ यार चल रहा है। ओके काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने कर लिए, जो इंपॉर्टेंट है जिसमें ज्यादा पूछा जाता है वो तो कर लिया है। Consider the first order reaction. The fraction of molecule decomposed in the given first order reaction can be. अगर वो बोल रहा है fraction of molecule decomposed, basically वो पूछ रहा है कितना amount reactant टूटा to convert into product। तो basically they are asking about the amount of product only। किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला तो हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर का। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले रिवाइज करें तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला T इक्वल्स टू 1 अपॉन में K 2.303 लॉग A नॉट बाय 80। एक तो ये यूज करते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है AT इक्वल्स टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT। अब क्या कंडीशन है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो R इंटू P जा रहे हैं। ठीक है, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, इसकी कुछ नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T मान लो दिस इज A नॉट, दिस इज नथिंग, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी A नॉट माइनस एक्स और ये x हो जाएगा, और ये क्या है? AT है, तो ये हो गया A नॉट माइनस एक्स और A नॉट ई टू द पावर माइनस KT। ठीक है, x निकालना है हमें, तो A नॉट माइनस A नॉट ई टू द पावर माइनस KT, x ही तो है ना कॉन्सेंट्रेशन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डीकम्पोज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, इक्वल्स टू x। तो x क्या हो गया? इट विल बी 1 सॉरी A नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। अब ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डीकम्पोज्ड। तो A नॉट अपॉन x क्या होता है? अल्फा के फॉर्म में होता है, तो A नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT अपॉन A नॉट लेना पड़ेगा ना। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, और इनिशियल मोल्स क्या थे? A नॉट। तो बेसिकली x की वैल्यू होगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। डी इज द ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद रखना, एक ये फॉर्मूला हम फर्स्ट ऑर्डर में लगाते हैं, एक ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर में लगाते हैं। AT कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, A नॉट concentration at time initial।
मूविंग ऑन नेक्स्ट, जल्दी से मैच द लिस्ट। जीरो ऑर्डर की क्या होती है भाई, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ए इज फोर्थ, फर्स्ट ऑर्डर तो भूलना भी मत, सेकेंड इनवर्स, ए का फोर्थ, बी का थ्री, ए का फोर, बी का थ्री में, बी एंड सी में वॉर चल रही है। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, मोल, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाता है फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट, डी का टू, इतना इजी है। देखो याद रखना, कौन सा फॉर्मूला लगाते हो अगर हमें यूनिट ऑफ के निकालना है, तो मोल 1 माइनस एन लीटर, एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। तो एन की वैल्यू ऑर्डर में पुट करते जाओ, एन 0 1 2 3। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑप्शन नेक्स्ट, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट order decomposition, the time taken for the decomposition of 1/8 and 1/10 of initial concentration are T1/8 T1/10 respectively। बेसिकली रेशो निकालना है। तो अगर 1/8 हो गया, तो अगर ए नॉट था इनिशियल, ठीक है, तो ए टी कितना हो गया, 1/8 ऑफ ए नॉट हो गया, राइट। और टेम्परेचर मतलब टाइम मतलब वही है, तो बेसिकली इसमें क्या कर देंगे, तो टी 1/8 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 8, ए नॉट से 8 कैंसिल, लॉग 8 मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3, तो 2.303 अपॉन के सॉल्व भी नहीं करना, लॉग टी के फॉर्म में तो निकालना है, लॉग 2 की पावर 3, 3 आ गए, तो इट विल बिकम 3 इंटू 2.303 अपॉन के, लॉग 2 क्या होता है 0.6, है ना, तो ये हो गया टी 1/8। अब टी 1/10 की बात करेंगे, तो इस केस में ए नॉट है और ए टी इज ए नॉट बाय 10, ठीक है। तो हाँ, तो टी 1/10 इक्वल्स टू वॉट, 2.303 अपॉन के, लॉग क्या, ए नॉट अपॉन में ए नॉट बाय 10, तो 10 ऊपर आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू तो ऐसी 1 होती है, तो बस टी 1/8 अपॉन टी 1/10 ही निकालना है। 3 इंटू 2.303 इंटू 0.6 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, कैंसिल, बचा कितना, 3 इंटू 0.6, तो 1.8 कितना आ जाएगा, 3 6, एक मिनट, थ्री हो गया, लॉग 2 की वैल्यू आगे चली गई, 0.9 हो गया, ये 0.9 हो गया ना, और ये 3 होता है, भाई 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 क्या हो रहा है, 0.9, ये यहाँ पे 3, तो 0.9 इंटू 10, तो 9 आंसर आ जाएगा। मैंने वो log 2 की वैल्यू 0.6 ली थी, 0.3 होती है, हाँ मेंशन भी तो है। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर, ln k इक्वल्स टू माइनस, अच्छा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। हमें क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ई निकालना है, तो ये बाय आर टी दे रखा है अपने पास 1.25, अच्छा माइनस में दे रखा है एक्चुअली, तो वो भी माइनस ही है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल, 10⁻⁴ अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, आर की वैल्यू 1.9 मतलब 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴, है ना, तो 2 का हो गया 1.25 कितना हो गया, 2.5 के आसपास हो गया, इंटू 10⁻⁴, राइट, और किलो कैलोरी में बोल रहा है, तो अच्छा इसको भी तो चेंज करना था, ये तो हमने कैलोरी में ले लिया, किलो हमने लिया कैलोरी वाली, तो उसको किलो कैलोरी में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपन के पास कैलोरी को किलो -3, तो 10 हो गया, तो 25 के आसपास, है ना, और 25 के आसपास हमारा, क्योंकि मैंने जो आर की वैल्यू पुट की है दैट इज 1.982 वाली, वो कैलोरी में है, तो मुझे उसको किलो कैलोरी में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो अब 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁸, तो 10 हुआ, इंटू 10, तो ये कितना हुआ 25 हुआ, तो नियर बाय 25 वैल्यू तो 24.84 ही है,
एग्जैक्ट आंसर तो कैसे निकाल सकते हैं, 1.98 बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो 1.9 को 2 ले लिया। Half life of zero order reaction A given product is 1 hour when initial concentration of reactant is 2 mol. The time required to decrease the concentration of A from 0.5 to 0.25. हाफ लाइफ दे रखा है 1 आवर, मतलब अच्छा 1 आवर है तो मिनट किस में आंसर निकालेंगे? ओके लेट्स से अभी मैं मिनट में, क्योंकि आंसर मिनट में भी है तो मैं 60 मिनट ले लेती हूँ, और ए नॉट बाई 2 के है तो ए नॉट 2 है 2 इंटू के, तो के निकाल देते हैं, 2/2 तो 1/60 आ गया के की वैल्यू। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। हमें क्या निकालना है? द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉम 0.50 टू 0.25। तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी हमारी कितनी है? दिस इज एट टाइम टी, दिस इज एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया 0.5 माइनस 1/60 इंटू टी, वो माइनस करेंगे तो टी बाय 60 इक्वल्स टू 0.25 एंड 0.25 इंटू 60 हो गया अपना कितना, 15 मिनट्स हो गया। अभी मैंने मिनट में ऐसे तुक्के में लिया था क्योंकि 1 आवर के आंसर के हिसाब से तो फिर आंसर थोड़ा अलग हो जाता, तो 15 मिनट्स वो आ जाता, पर हाँ उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉलोइंग डाटा इज फॉर द रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब ये बेसिकली हमें प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो तुम्हें एक चीज बताती हूँ, अब इसमें क्या है, ये हम क्वेश्चन तब कर सकते हैं जब हमारे पास दो दो कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो ए को मान लेते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल की और बी की कॉन्सेंट्रेशन सेम की, तो रेट में क्या फर्क आया? रेट डबल हो गया, है ना। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाता है तो ए अपना क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या देखेंगे कि ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखने से जब बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो बेसिकली रेट हमारा क्या हो गया? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया, है ना। 4 टाइम्स हो गया ना, 4 इंटू, अगर हम 4 टाइम करते हैं तो 16 इंटू 10⁻³ होता है, और हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻²। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने में रेट बिकम इक्वल्स टू 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स कब होगा? जब हमारा ऑर्डर ऑफ बी विल बी सेकेंड ऑर्डर। जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल होता है तो फर्स्ट ऑर्डर होता है। जब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से रेट में कोई फर्क नहीं आता है तो वो जीरो ऑर्डर होता है। जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो जाता है तो वो सेकेंड ऑर्डर होता है। कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट अपना 9 टाइम्स हो गया तो थर्ड ऑर्डर होता है ना। तो 1 एंड 2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द मोस्ट लेंथी क्वेश्चंस होते हैं यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, थोड़ा तो इसमें रहता है, बट हाँ कोशिश करिए कि मैं इसको फटाफट से निपटाऊं बिकॉज लंबा वीडियो होना नहीं चाहिए। हाफ पीरियड सेल है, देखो कितना इजी है। Fe2+ से Fe जाने में कितने का चेंज आ रहा है? 2 का, ठीक है। तो E नॉट अगर मुझे Fe+3 से Fe+2 में निकालना है तो ये कितना हो गया? 2x, और Fe3+ से जाने में कितना है? 3। अब इसको ना अगर तुम देखो, हमें निकालना है Fe3+ से Fe2+, तो ये वाली वैल्यू को उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? E नॉट Fe+2, सॉरी E नॉट Fe+2 वो कितना हो जाएगा? -2x, और E नॉट Fe+3 Fe कितना है? 3y। चेंज कितना आ रहा है? तो ये और ये कैंसिल, तो हमारा आई किसकी वैल्यू है? Fe+3 की Fe+2 में, तो इट इज बेसिकली 3y माइनस 2x। बी इज द करेक्ट। हाफ सेल की रिएक्शन होती है ऐसी सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ। ये देखो ना, बन गई, रिएक्शन बन गई, इसको काटा इसको काटा। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। करंट कितना है? अच्छा वैल्यू निकाल लो, टाइम है 10 मिनट, और करंट जो है आई की वैल्यू 1.5 एम्पेयर, मास निकालना है W। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? W इक्वल्स टू E I T अपॉन 96500, वेयर E इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सॉरी E इज द वैल्यू, वो वही अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ही तो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W निकालना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। E की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाँ, E is basically electrochemical equivalent is equivalent weight upon
एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, वेट वेट ये थोड़ा गलत लिखा मैंने, इक्विवेलेंट वेट इज बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर ओनली, ई की वैल्यू, तो इट इज 63 हमारा दे रखा है अपॉन 2, तो 63 इंटू आई की वैल्यू 1.5 इंटू 10 मिनट्स 2 इंटू 96500, डब्ल्यू को सॉल्व करेंगे तो 0.293 ग्राम के आसपास आएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। An electrochemical cell is constructed using the half cell in direction of spontaneous chain, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, हाँ डेल्टा जी अपना क्या है, नेगेटिव है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हमें ऑप्शन निकालना है, सही ऑप्शन निकालना है, तो रिएक्शन के हिसाब से ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ई नॉट ऑफ अ सेल, अब ई नॉट ऑफ अ सेल क्या करेंगे हम, जो भी कंडीशन है अगर हम रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं जैसे FeOH होल ट्वाइस है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट किया है, स्पॉन्टेनियस चेंज आया है, तो ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, व्हिच इज नेगेटिव है, बट ई नॉट यहाँ पे हमारा इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, एक का ऑक्सीडेशन, अगर हम देख रहे हैं तो ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 0.07 प्लस 0.88 है, तो एक्चुअली ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तो ऑप्शन बी तो रॉन्ग हो जाता है। Fe इज रिड्यूस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नो Fe यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहा है, Fe इज एक्चुअली गेटिंग ऑक्सीडाइज, अगर तुम देख रहे हो तो Fe को सॉलिड स्टेट में Fe कितना है, 0 है, यहाँ पे +2 में जा रहा है भाई, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सी भी नहीं है। ई नॉट ऑफ अ सेल इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ई नॉट ऑफ अ सेल एक्सटेंसिव नहीं होती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए ही है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जल्दी से करेंगे, डेल्टा क्या निकालना है हमें, डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई, तो बेसिकली ई नॉट ई निकालना है, दैट इज ई नॉट माइनस 2.059 अपॉन एन लॉग concentration of product upon concentration of reactant, right? तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.32, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी, अच्छा ई नॉट दे रखा है हमारे पास, तो हमें ई नॉट की जरूरत नहीं है ना, डेल्टा जी स्टैंडर्ड निकालना है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2, फेराड की वैल्यू दे रखी है 96487, हमें सॉल्व नहीं करना है, ये हमारे पास गिवन है ई नॉट 0.32, तो बस ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा, और माइनस में आएगा 61.75, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, कुछ भी नहीं था ये तो, ई नॉट की वैल्यू हमें डेल्टा जी नॉट निकालना, स्टैंडर्ड गेट फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट, दैट इज माइनस एन एफ नॉट। फॉर द क्लोज्ड सर्किट डैनियल सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज एक्यूरेट, वन ऑफ द गिवन, उसमें मतलब ई नॉट और टाइम का रिलेशन क्या है, देयर इज नो रिलेशन इन ई नॉट एंड टाइम गाइस, दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Conductivity of centimolar solution of KCl is 0.02 ओम पर सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी मतलब K की वैल्यू दे रखी है 0.02, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन कितना है, R की वैल्यू है 60 ओम, हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट, मतलब हमें क्या निकालना है, बेसिकली K इज व्हाट 1 अपॉन में R L बाय A, और LA ही हमारा होता है सेल कांस्टेंट, राइट, तो इट इज 0.02 into what 60, that is 1.26 L by A, और कभी कभी वो L by A को ना G स्टार से भी डिनोट करता है, और K कंडक्टिविटी को भी G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1.26। That's all we have for this video. I hope आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लिए, इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।